डरो मत, राहुल अभी जिंदा है। नाई कुम्हार की मदद में खड़े रहने का भरोसा राहुल गांधी ने दिलाया और इसी भाव से दिलाया। डरो मत, राहुल अभी जिंदा है। 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। नाई से दाढ़ी बना रहे हैं, खुद कुम्हार के बीच मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं और आखिरी तस्वीर में उनके बनाए हुए दिए हैं, राहुल गांधी के बनाए हुए दिए हैं, जो अपने लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी मम्मा के लिए। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा इस विषय पर हम करने जा रहे हैं कि राहुल गांधी ने कुम्हारों के बीच जाकर, नाई के बीच जाकर, दिल्ली के उत्तम नगर में आम लोगों के बीच जाकर जो संदेश दिया है, जो बातें दुनिया को बताई हैं, उसकी जो गंभीरता है, जाहिर बात है सियासत भी है और सियासत इन मुद्दों पर होनी चाहिए। नेताओं को उन मुद्दों को सामने लाना चाहिए जो मुद्दे हाशिए पर हैं, जिन पर किन्हीं का ध्यान नहीं जाता। दिवाली आती है, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बेचते हैं, दिए बेचते हैं, तरह तरह से हाथ से बनाई हुई चीजें बेचते हैं और इस पूरे सीजन में उनको उतना अर्जित करना होता है जिनसे साल भर की गाड़ी चल सके। साल भर तो छोड़िए, कुछ महीने भी नहीं चलते, दिक्कत का पहाड़ होता है। उनकी समस्याओं को कैसे सामने लाया जाएगा? पहले तो अखबार छापा करते थे और एक अपील भी होती थी, मिट्टी के बर्तन लीजिए। अब एक ऐसे समय में जब चाइनीज सामान से बाजार अटे पड़े हैं, तो जो हाथ से बनाया हुआ जो काम है, हुनर है, उस पर जो निर्भर लोग हैं, उनकी दिक्कतों को कौन सामने लाएगा? ये काम राहुल गांधी करते हुए देख रहे हैं तो बहुत सुकून होता है और एक उम्मीद जगती है। और इतना सिर्फ राहुल गांधी मिलते हैं ऐसी बात नहीं है, मिल करके वो उनसे बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान उनकी व्यथा उनसे सुनते हैं, फिर कुछ भरोसा भी देते हैं और व्यक्तिगत स्तर पर तो किसी की मदद करना वो एक सामान्य बात है, लेकिन उसका जो संदेश है, वो संदेश जाहिर बात है कांग्रेस पार्टी के प्लेटफॉर्म से या अपने ट्वीट के जरिए वो देश में फैलाते हैं। इसको किसी अर्थ में आप कह सकते हैं कि वो अपना प्रचार कर रहे हैं, कह सकते हैं कि वो चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, कह सकते हैं कि वो सियासत कर रहे हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन जिनके बीच राहुल गांधी जाते हैं, जिनसे बात करते हैं, जैसे मान लीजिए नाई की दुकान पर गए, उनसे पूछा, उनकी तकलीफ पूछी, उन्होंने अपनी बात बताई, वो सब तो ठीक है। पर बाद में जब मीडिया का ध्यान जाता है और मीडिया उस व्यक्ति से मिलता है कि नाई साहब आपके पास राहुल गांधी आए थे, तो आपको कैसा महसूस हुआ, आपको क्या उम्मीद जगी, आपके एहसास क्या है, फीलिंग्स क्या है, ये जब पूछता है, तब जब वो जो बातें बयां करता है, असल बात वही है। वो बातें जब राहुल गांधी के एब्सेंस में जब वो मीडिया को बताता है कि उनके यहाँ राहुल गांधी आए तो उनको कैसा फील हुआ, उनसे कौन से प्रश्न पूछे गए, क्या जवाब दिया, और जब आप एक श्रोता के तौर पर उस चीज को सुनते हैं, तब आपको महसूस होता है कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं। खुद नहीं, उन लोगों की जुबान बता रही है कि वो कितने मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मैं इस बात को आपके स्क्रीन पर राहुल गांधी के ट्वीट से ही लाना चाहता हूं और उस ट्वीट को सुनिए। इसमें एक वीडियो भी है, पहले मैं उसको म्यूट रखता हूं और उसके पहले ट्वीट सुनाता हूं, फिर उस वीडियो के भी की आवाज भी आपको सुनाऊंगा। आप देखिए, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है,
कुछ नहीं बचता है, इन्वर्टेड कॉमा में है। अजीत भाई के ये 4 शब्द और उनके आंसू आज भारत के हर मेहनतकश गरीब और मध्यम वर्गीय की कहानी बयां कर रहे हैं। नाई से लेकर मोची, कुम्हार से लेकर बढ़ई, घटती आमदनी और बढ़ती महंगाई ने हाथ से काम करने वालों से अपनी दुकान, अपना मकान और स्वाभिमान तक के अरमान छीन लिए हैं। आज की जरूरत है ऐसे आधुनिक उपाय और नई योजनाएं जो आमदनी में बढ़त और घरों में बचत वापस लाएं, और एक ऐसा समाज जहां हुनर को हक मिले और मेहनत का हर कदम आपको तरक्की की सीढ़ियां चढ़ाए। ये राहुल गांधी का ट्वीट है। इसमें जो तीसरी बल्कि चौथा जो स्टैंजा है, आज की जरूरत है ऐसे आधुनिक उपाय और नई योजनाएं जो आम आदमी की में बढ़त और घरों में बचत वापस लाएं। यही सरकार की सोच होनी चाहिए जो राहुल गांधी ने शब्दों में बयां किया है। एक ऐसा समाज जहां हुनर को हक मिले है और मेहनत का हर कदम आपको तरक्की की सीढ़ियां चढ़ाए, ये राहुल गांधी ने कहा है। अब मैं आपको वो उस वीडियो को आवाज के साथ सुनाना चाहता हूं। थैंक यू। कुछ नहीं बचता है 15,000 में, आज क्या बचे? कुछ नहीं बचे। क्या घर का किराया? घर का किराया 2,500 रुपये, 2,500 रुपये सिंपल मिलते हैं, तो किराया चले जाते हैं। और वाइफ भी है? हाँ, वाइफ भी है, वो आर्थिक पेंशन काफी ले रहे हो आप? हमारे घर 1 महीने में 15,000 रुपये का होता है, दुकान किराए का, कमरा किराए का। जब पहले आए थे क्या कुछ थे? अरे जब आए थे तो थे आगे भविष्य हमारा काफी से मेहनत करेंगे, लेकिन ये कहीं रह गया। आपके राज्य में हम लोग बहुत खुश सुकून था कांग्रेस के राज्य। क्या करें, हम लोग का तरक्की नहीं हो पाता, हम लोग यही कहीं रह जाएंगे, बस एक बंद का घर में रह जाएगा। कुछ भी नहीं, मेहनत अभी आए रात 11 बजे जाएंगे, कुछ भी नहीं मिलता। हम लोग क्या करें, हम लोग का जिंदगी यूं ऐसे कट रहा है। बस हम लोग आगे तरक्की नहीं कर पाए। बच्चों का भविष्य अधर्म है। हम डिसेबिलिटी पर्सन है, हम पैर से दिव्यांग हैं। हम जैसे गरीब आदमी को हमें कोई सहारा देने वाला तो है इस दुनिया में। आजकल कौन किसको ढूंढता है? राहुल जी से मिलके बहुत बड़ा खुशी मिला है और मुझे बहुत बड़ा सुकून मिला है। इस खबर पर हम फिर लौटेंगे, लेकिन इस बीच ब्रेकिंग खबर आ रही है, वो हम आपको बताते चले। सीईसी की बैठक के बाद कांग्रेस का ऐलान, महाविकास आघाड़ी एक होकर लड़ेगी। कांग्रेस की दूसरी सूची बस थोड़ी देर में आने वाली है और कांग्रेस की तीसरी सूची भी आएगी। महाविकास आघाड़ी के नेता ऑनलाइन मशविरा करेंगे, कांग्रेस ऐसा कह रही है। जो बाकी बची सीटें हैं उसके बारे में। इसके अलावा हम आपको सुनाते हैं कि आज जो सीईसी की बैठक हुई, कांग्रेस की जो इलेक्शन कमेटी की जो उच्च स्तरीय यह है संस्था है सीईसी, तो उसकी बैठक में जो कुछ तय हुआ इस बारे में कांग्रेस के नेता सामने आकर के बता रहे थे, उसको हम आपके सामने सुनाते हैं। एक आधा घंटे के अंदर आपके पास उसका सेकंड लिस्ट आ जाएगा कांग्रेस। और कल एक बार भी एक ऑनलाइन मीटिंग में भी होगा, इसके कल शाम तक हमारा पूरा लिस्ट आपके सामने आएगा। महाविकास आघाड़ी एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे इसमें कोई मतभेद नहीं है। एक अलायंस होते तो थोड़ा सीट में आपस में बात करते हैं, लेकिन अभी कल शाम तक पूरा लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। हम लोग महाराष्ट्र के जनता के भी उनके सपनों को साकार करने के लिए एक साथ लड़ाई लड़ेंगे और हमको विश्वास है महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में अपना सरकार महाराष्ट्र में बनेगी और इस भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। लोकसभा के चुनाव में जो नतीजा आपके सामने आए, वो नतीजा अभी आने वाले
20 तारीख को लोग अपने मतदान दे करके प्रकट करेंगे, यही मुझे बताना है। आपने सुना कि महाविकास आघाड़ी एक होकर के लड़ेगी, इसका ऐलान जो कांग्रेस के महाराष्ट्र में प्रभारी हैं वो कर रहे थे, और ये कह रहे थे कि दूसरी सूची बस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधे घंटे के बाद आ जाएगी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। आज हमारी सेकंड लिस्ट जाहिर होगी और कल और तीसरी फाइनल भी यादी हमारी आएंगी और हम इलेक्शन के मोड में पूरे तरह से महाविकास आघाड़ी करके सामने जा रहे हैं। और हम महाराष्ट्र में जिस तरह से पार्लियामेंट का इलेक्शन हम लोगों ने लड़ा, उससे भी अच्छा बेहतर प्रदर्शन महाराष्ट्र में आपको देखने मिलेगा। महाराष्ट्र में फुल मेजॉरिटी में महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट वहाँ पे आएगी। तो इस तरीके से आप सुन रहे थे कांग्रेस की तरफ से जो ऑफिशियल ब्रीफिंग है उसको लेकर के जो बात कही जा रही है, वो बता रहे थे नाना पटोले जी। बहुत महत्वपूर्ण है और महाविकास आघाड़ी के लिए। हालांकि मैं ये भी देख रहा था कि टेलीविजन चैनल में एनडीटीवी पर यह खबर चलते हुए हमने देखी कि सीईसी की बैठक में राहुल गांधी इस बात को लेकर बहुत नाराज हुए कि विदर्भ और कुछ मुंबई के आसपास की सीटों को जो शिवसेना को दिया गया है, इसको लेकर के राहुल गांधी बहुत नाराज हुए कि ये सीटें उन्हें क्यों दी गई। इस ऐसी नाराजगी दिखलाते हुए, जताते हुए, बताते हुए वो बैठक से उठकर भी चले गए। तो ये खबर एनडीटीवी ने दी थी। बहरहाल इस मीटिंग के बाहर आकर के जो कांग्रेस की ऑफिशियल ब्रीफिंग हुई है, उस ब्रीफिंग में ये कहा गया है कि हम दूसरी सूची आज ही लेकर आ रहे हैं, तीसरी सूची भी आएगी और उसके बाद जो बची हुई सीटें हैं उस पर ऑनलाइन भी चर्चा होगी घटक दलों के साथ। और कल शाम तक यानी शनिवार शाम तक सारी महाविकास आघाड़ी मुकम्मल सूची के साथ सबके सामने होगा। ये खबर का जहां तक सवाल है, खबर यही है। हम इस खबर की व्याख्या फिर कभी करेंगे, लेकिन आज हम लौटते हैं अपनी उस चर्चा में जो हम आपके बीच कर रहे हैं। डरो मत, राहुल अभी जिंदा है। डरो मत, राहुल अभी जिंदा है। ये बात क्या है? एक एहसास है जो राहुल गांधी एहसास करा रहे हैं। किनको? उन लोगों को जो हाथों से काम करते हैं, जिनके पास हुनर है, जो समाज का महत्वपूर्ण तबका है और अपने काम की वजह से उस जाति से भी पहचाने जाते हैं, जैसे कुम्हार प्रजापति वर्ग से, जैसे नाई, जैसे निषाद, जैसे मोची। इस तरह से जो बहुत सारे काम हैं, काम और जाति उसकी पहचान से है, लेकिन उनकी स्थिति बहुत खराब है। वो अपना पेट नहीं पाल पा रहे हैं, वो अपना परिवार नहीं पाल पा रहे हैं, पोषण कर पा रहे हैं। तो उनसे मिल करके उनकी बातों को सामने लाना और ये एहसास कराना, डरो मत, राहुल अभी जिंदा है। हम आपके साथ हैं और आपकी तकलीफों में आपके साथ हैं। ये हमने आपको बाइट भी सुनाई थी कि किस तरीके से वो अजित ठाकुर, जो बेगूसराय के रहने वाले हैं, बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं, जो दिव्यांग हैं, जिन्होंने एक अरमान के साथ में दिल्ली का रुख किया था, आज किराए के सैलून में, किराए के मकान में रहते हुए अपने परिवार का पोषण भी करते हैं। उनको जो थोड़ा पेंशन आता है 2500 रुपए, वो किराए में चला जाता है। इसके अलावा 14-15 हजार रुपए की आमदनी होती है और उसमें बच्चों की पढ़ाई और तमाम चीजें, वो सारी चीजें खोल कर रखते हैं, राहुल गांधी को बताते हैं। हम आपको वही बात फिर से अजित ठाकुर कैसे बोल रहे हैं, उनसे जब सवाल पूछा जा रहा है तो वो क्या बयां कर रहे हैं, पहले हम आपके सामने सुनाना चाहते हैं, उसके बाद फिर आपके पास आए। सुबह राहुल गांधी पहुंचे यहाँ जी और आपकी दुकान पर वो रुके, तो इस दौरान आपकी क्या बात हुई और क्या क्या उन्होंने करवाया आपसे? सर, मैं बाहर खड़ा थे, राहुल गांधी जी आज जा रहे थे और रुके, अचानक से रुके।
आए, हाथ मिलाए और उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हो। मैंने कहा सर मेरा हेयर कटिंग की शॉप है। उन्होंने कहा कि आप मेरा दाढ़ी का सेटिंग करोगे। मैंने कहा ज़रूर करेंगे। वो अंदर आए, उनका सेटिंग मतलब दाढ़ी सेटिंग की है। उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें पूछे, ये आपका दुकान किराए का है या अपना है। मैंने कहा सर किराए पे है। मकान भी किराए का है। कितने साल से रहते हो। मैंने कहा सर मैं सर 1993 में दिल्ली में आया था, जब से मैं यहीं रहता हूँ, पीछे से मैं बिहार का रहने वाला हूँ। ये सब बातें हुई थी। पूछे क्या कमा लेते हो। मैंने अपना बताया, मैं जितना कमाता हूँ बताया उनको। उन्होंने बहुत सारी बातें मेरे से पूछे, बताए। उसका मेरा हाँ परिवार के बारे में पूछे। और उन्होंने जो दाढ़ी सेटिंग करी थी, मेरा मिनिमम प्राइस 50 रुपये का था। उन्होंने मुझे 500 रुपये दिए। और मुझे और मुझे उन्होंने बोले कि जो हो सकता है हम आपकी हेल्प करेंगे। इतनी सारी बातें बता के मुझे हो गए। तो मतलब आपको कैसा लगा, आप पहचान गए थे राहुल गांधी को? राहुल गांधी को हम क्यों नहीं पहचानेंगे। उनका काफ़ी दिनों से देश में उनके परिवार ने काम किया है और अच्छे इंसान है। उनको देख के मुझे बहुत खुशी हुई और मेरे आँख से आंसू भी आ गए, वो भी खुशी के आंसू। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। अच्छा, इतने भावुक हो गए? बिल्कुल मैं रोक नहीं पाया। और उनका फिर सेविंग वेविंग करने के बाद फिर वो मिलके फिर गए हो। तो भावुक क्यों हुए थे, क्या चीज़ आपको याद आ गई? इतने बड़े आदमी और छोटे से मोहल्ले में आके निचले तबके जो सबसे नज़दीकी पायदान पे है उनसे मिलना, ये छोटी बात नहीं होता है, बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम में टॉप लीडर, आजकल कोई सांसद बन जाए तो दूसरे को मिलने को राजी नहीं होता। अपने घर में वोट लेने के बाद हम आपको पहचानते नहीं। इतने बड़े नेता आके मिलते हैं तो कोई छोटी बात थोड़ी होता है। हम भविष्य में सपने में नहीं सोचा था कि हमारी मुलाकात कभी राहुल गांधी से होंगे, कभी नहीं। तो जो बाकी नेता है वो निचले तबके के लोगों से नहीं मिलते, राहुल गांधी लगातार लोगों से मिल रहे हैं। आज आपकी उनसे मुलाकात हुई, मैं बहुत खुश हुआ। पिछले महीने में इनको 6 महीने से मैं देख रहा हूँ ये भारत जोड़ो यात्रा, ये बाहर इतने लंबी लंबी दूरी का जो गए हैं, लोगों से जुड़ा। मैं इनको जननायक मानता हूँ इस तरीके से। अगर घर घर जाके आदमी से मिले और सबका हाल चाल जाने, इससे देश का और क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया आदमी है। तो आप सुन रहे थे अजित ठाकुर को। अजित ठाकुर जिनके दुकान पर जो नाई है, सैलून चलाते हैं और उनके सैलून पर आज उत्तम नगर में जब राहुल गांधी जा रहे थे तो उनके सैलून पर पहुंचे और वो बता रहे थे, अपने इमोशंस बता रहे थे। मैंने कई और टेलीविजन चैनल्स पर, बल्कि सोशल मीडिया के चैनल्स पर मैंने देखा जिन्होंने उनकी बाइट ली थी। बहुत इमोशनल थे और कह रहे थे कि उनके सामने भी उनके आंसू आ गए थे और खुशी के आंसू थे कि इतने बड़े व्यक्ति हमारे सैलून में आए हैं। ये सारी बातें वो बता रहे थे। एक बात और कि राहुल गांधी उनके बीच भी गए जो कुम्हार हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। और ये जो तस्वीर हमने लगा रखी है, इसमें 3 तस्वीरें जो दिए की है, इस तीनों में राहुल गांधी ने आरजी उकेरा है, मैंने साइन कलम से नहीं किया है, उकेरा है मैं कह रहा हूं। उन्होंने उकेरा है उसमें साइन आरजी। और ये तीनों जो है आप इसमें देखेंगे, इसमें कलर नहीं है, मतलब सीधे मिट्टी का है। तो इसमें थोड़ा उसको कुछ कलर भी करना होता होगा जो सुंदर दिखने के लिए होता है। शायद उस सजावट के लिए वो इसको छोड़ गए। ये एक अपने लिए बनाया, एक बहन के लिए बनाया, एक मम्मी के लिए बनाया। ये राहुल गांधी के बनाए हुए दिए हैं। अब यहां थोड़ा सोचने की बात है। राहुल गांधी ने कुम्हार जो कि एक महिला हैं, बूढ़ी हैं, वो उनको बोलती हैं कि हम सिखा देंगे। जब राहुल गांधी उनका घर का दरवाजा खटखटाते हैं तो बूढ़ी महिला हकचका जाती हैं, पहचान लेती हैं और लेकिन चौंक जाती हैं। तो राहुल बोलते हैं घबराइए नहीं, हम आपसे मिलने आए हैं। तब वो बोले अपने घर के अंदर ले जाती हैं, बोलते क्या करूं मैं आपके लिए। तो इन्होंने कहा कि मुझे आपसे सीखना है। क्या सीखना है? तो मिट्टी के दिए बनाने सीखना है। तो तुरंत में वो अपने तेवर में आती हैं, कहती हैं कि हाँ सीखना होगा, तो मैं जैसे कहूंगी वैसे करना होगा, एकदम डिक्टेशन के साथ। राहुल गांधी ने कहा कि बिल्कुल करूंगा। उसके बाद उन्होंने उनसे मिट्टी को साफ करवाया, जिसमें कंकड़ पत्थर अलग करना होता है। फिर उसके बाद मिट्टी को गुथवाया, फिर उसको बार बार गुथवाया और कहा कि इसको जितना आप
मिट्टी को अच्छे से गूंथेंगे उतना ज्यादा शाइनिंग होगा, उतना अच्छा होगा। ये सारी प्रोसेस बनाने के बाद में फिर उनसे काम भी लिया कि कैसे दिए बनते हैं और दिया बनवाया जो आपके स्क्रीन में सामने में है। इस पूरे प्रोसेस में राहुल गांधी न सिर्फ उनके काम को समझ रहे हैं बल्कि उनका डिक्टेशन ले रहे हैं। उसके बाद आत्मीयता से पूरी बातचीत भी कर लेते हैं, कैसे घर चलता है, कितना कमा लेते हैं, कितने परिवार में सदस्य हैं, दिक्कत आती है तो कैसा चलता है, पूरी व्यथा या कथा दोनों ही उनसे वो जान लेते हैं। ये जो बात है, अब इसको वो जाहिर बात है कि पब्लिक के सामने भी लाते हैं, लाएंगे, लेकिन उसके बाद जब मीडिया पहुंचती है, जैसे अजित ठाकुर जी के पास पहुंची, वैसे ही बुजुर्ग महिला के भी पास पहुंची और उन्होंने फिर जो बयां किया और बताया, ये फीलिंग जो है, ये बात जो है, ये पूरे मिट्टी के बर्तन बनाने वाला जो पूरा समाज है पूरे देश में है, वो केवल दिल्ली में नहीं है, केवल महाराष्ट्र झारखंड में नहीं है, पूरे देश में है। पूरे देश के समाज से ये एक सीधा संवाद होता है। देश के सामने ये एक समस्या के तौर पर इसको रखना कहेंगे कि देखो, हाथों से मेहनत करने वाले जो कि पूरा परिवार है, देश में बड़ी आबादी है, वो किस अवस्था में जी रहे हैं, उनकी उन्नति कैसे होगी, उनके बनाए हुए प्रोडक्ट को किस तरह से बेचा जाए, सेलेबल बनाया जाए कि वो परिवार जो इसको बनाने वाले हैं, वो हुनर जो जिन हाथों से ये बनते हैं, उस हुनर का सम्मान हो और परिवार सही से जीवन यापन कर सके। देखिए, यही बात तब भी थी जब राहुल गांधी ने जलेबी की चर्चा की थी हरियाणा में। जलेबी भी हलवाई बनाता है, लेकिन हलवाई के काम को उसके प्रोडक्ट जलेबी को अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अब्रॉड में भेजने की व्यवस्था हो जाती है, और है देश के कई हिस्सों में है। पहले तो लोगों ने मजाक बनाया था कि राहुल गांधी को यह पता नहीं कि वो हलवाई बनाता है कि फैक्ट्री में बनता है। लेकिन जब चीजें समझ में आई, चूंकि राहुल गांधी विदेश में भी देखते हैं चीजों को, अपने देश में भी देखते हैं, उनको पता है कि विदेश में जलेबी मिलता है, तो ये काम उन्होंने किया था कि जलेबी बनाने वालों को भी इतना बड़ा मार्केट कैसे अवेलेबल कराया जाए कि वो उनका मुनाफा हो सके और उनकी स्थिति में सुधार हो सके। यही ये अप्रोच क्या है, इसको समझिए थोड़ा सा, तभी समझ में आएगा। डरो मत, राहुल अभी जिंदा है, तभी समझ में आएगा। ये अप्रोच है देश में प्रोडक्शन सिस्टम को जिंदा करने की कोशिश। हम उत्पाद बनाएंगे, जो हुनर हमारे पास है उस हुनर से हुनरमंद लोगों को सम्मान देंगे, पैसा देंगे, उनके लिए बाजार बनाएंगे। बाजार बनाना किसका काम है? सरकार ही तो सुविधाएं देकर बाजार बनाती है। अपने देश के भीतर बाजार बनाएंगे, पहले तो सूबे में, फिर जिले में, फिर प्रदेश में, फिर देश में, और फिर उसी तरीके से वो देश से बाहर अब्रॉड में, विदेशों में इसका बाजार बनाएंगे। ये व्यवस्था करना सरकार का काम है। तो ये जो संदेश है कि छोटे छोटे, जिसको हम लोग पढ़ाई की भाषा में लघु और कुटीर उद्योग बोलते हैं, जैसे बुनाई का काम, सिलाई का काम, कंबल बनाना, साड़ी बनाना, इस तरह के जो काम होते हैं, या फिर दलिया बनाना, सूप बनाना, इस तरह के जो काम होते हैं, इन कामों को कैसे प्रतिष्ठित किया जाए, ये काम दरअसल इन दिनों हाशिए पर चले गए। देश क्यों पिछड़ रहा है? क्योंकि देश की बड़ी आबादी के पास पैसे नहीं हैं। उनको पैसे, जब सरकार बोलती है या कोई पार्टी नारा देती कि हम आपके पॉकेट में 1500 रुपए डाल देंगे, तो जनता खुश हो जाती है, वोट भी दे देती है। लेकिन ये समाधान नहीं है। समाधान है कि कैसे इन हुनरमंद का सम्मान हो, कैसे उनके पास पैसा आए। फिर मैं राहुल गांधी की बात मुझे याद आ रही है। हरियाणा में उन्होंने कहा था
कि पैसा आपके पास आए, सिर्फ सम्मान जरूरी नहीं है, पैसा भी होना चाहिए। तो पैसा कैसे होगा? पैसा जब आपके, जैसे आप ध्यान दीजिए, सम्मान और पैसे का जब हम संबंध बताते हैं, किसान सम्मान निधि, किसान भी हैं, उनका सम्मान भी कर रहे हैं और उनके लिए कोष बना दिया। कोष बना दिया तो किसान का सम्मान हो गया क्या? किसान का सम्मान तब होगा जब उनकी जो खेती है, उनका जो पेशा है, खेती लाभकारी होगी, तभी किसान का सम्मान होगा। कुछ रुपए दे देने से किसान का सम्मान नहीं होता कि आपने 6,000 रुपए साल में दे दिए, कि इन सब चीजों से सम्मान नहीं होता। तात्कालिक तौर पर आप बोल सकते हैं चोट लगी है तो उसमें डेटॉल डाल दे रहे हैं या मरहम कर दे रहे हैं जिस किसी तरीके से कि वो ठीक हो जाए, ये हो सकता है। मैं इसके महत्व को इनकार नहीं करता। एकदम ये जब कोरोना का समय था तो 5 किलो अनाज आवश्यकता थी, लेकिन 5 किलो अनाज पर आप लोगों को निर्भर बना दे, ये देश की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी उसी बात को समझा रहे हैं कि जो छोटे उद्योग जीएसटी आने के बाद से, नोटबंदी होने के बाद से तबाह हो गए। नोटबंदी से सिर्फ अमीर लोग तो भ्रष्टाचार का पैसा किसी न किसी तरह से बचा ले गए, बैंकों के साथ मिली भगत करके नोट बदलवा ले गए, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। हमने तो कभी सुना ही नहीं कि अंबानी अडानी जैसे लोग कभी बैंक में लाइन लगे हो और नोट बदलवा रहे हो। नोट उनका बर्बाद हुआ जो नोटबंदी में नोट नहीं बदलवा सके, वो गरीब लोग भी थे बहुत सारे। नेपाल में तो इस बात का बहुत गुस्सा है कि नेपाल के नोट वहां पर बर्बाद हो गए। अब तो यहाँ का रुपया वहां लोग लेना नहीं चाहते, वो तो खैर एक अलग मुद्दा हो गया। लेकिन गरीब लोग नोटबंदी से प्रभाव हुए, उनके पास की पूंजी पूंजी जो भी छिपाकर वो रखते थे, जरूरत के समय पर काम आए, सब बैंक में आ गए, वो कन्वर्ट होकर के उनके अकाउंट वगैरह में भी चले गए, क्योंकि बैंक हमेशा प्रोत्साहित करता है कि पैसा आप अकाउंट में डाल दीजिए। खैर ये एक अलग विषय है, में थोड़ी सी चर्चा करना जरूरी होता है, क्योंकि ध्यान वहां जाता है तो ध्यान थोड़ा दिलाना पड़ता है। लेकिन नोटबंदी में और जीएसटी में ये जो छोटे छोटे उद्योग हैं तबाह हुए। यहां तक कि नोटबंदी, कोरोना काल में आप देखेंगे कि कई उद्योगपतियों की आमदनी सैकड़ों गुना बढ़ गई, हजारों गुना भी बढ़ी है। सैकड़ों गुना तो बहुत उद्योगपतियों की बढ़ी है। लेकिन जो छोटे उद्योगपति थे, क्षमा कीजिए, छोटे से स्वागत है आपका। बिजली चली गई थी, इंटरनेट डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन राहुल अभी जिंदा है तो शो भी अभी जिंदा है। शो अभी जिंदा है, हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर हैं। और हम इस बीच जहां से बात शुरू हुई थी उसको हम ले जाते हैं, लेकिन थोड़ी प्रतिक्रिया भी अपने दर्शकों की पढ़ लेते हैं जिनको लेना बहुत जरूरी होता है। देखिए, वी द पीपल लिख रहे हैं, प्रेम जी, सम्मान पाने के लिए व्यक्ति को अपने स्वाभिमान और अपने कार्य पर गर्व करना आना चाहिए। अस्पताल में एक डॉक्टर ही जान नहीं बचाता, एक सफाई कर्मचारी अस्पताल को साफ रख उस डॉक्टर की भी जान बचा रहा है। आपके सिद्धांत में बेसिक कमी यह है कि आप उन्हीं लोगों पर पूरी जिम्मेदारी थोप रहे हैं जिनका सम्मान होना चाहिए। यानी अगर आपका सम्मान होना चाहिए तो आप स्वयं कैसा व्यवहार करें, ये नसीहत है आप में। तो इसको थोड़ा पीछे रखिए, हम उनका कैसे सम्मान करें या स्वाभाविक रूप से उनका कैसे सम्मान हो, इसको थोड़ा आगे रखिए। अगर आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति होता है तो उसका सम्मान अपने आप होता है। आप देखिए ना, आपके बहुत सारे नाते रिश्तेदार होंगे, जातिवादी व्यवस्था में यह समाज बटा है, लेकिन अपने ही परिवार में अगर कोई बहुत धनाढ्य है तो उसके प्रति हमारा व्यवहार, हम उनको कैसे देखते हैं और उनका हमारे प्रति क्या व्यवहार होता है, आप समझ लीजिए। आर्थिक स्थिति क्या होती है समझ में आ जाएगी बात। जातिवाद भी समझने की जरूरत नहीं है, वो सीधे बात समझ में आती है। इसके आगे मैं आपसे असहमत नहीं होते हुए मैं बस कह रहा हूं कि इससे ज्यादा जरूरी है कि हम
उनके लिए सम्मान का सिस्टम कैसे बनाए, और सरकार में बैठे हुए लोग, नेता जो लोग हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, वो तो उनको तो ऐसे ही देखना चाहिए। वो ये उपदेश नहीं देंगे कि आप अपना ईगो बनाइए, स्वाभिमान बनाइए तो आपका स्वाभिमान होगा, या अपने आप को पहचानिए। उनकी कोशिश उसी तरीके से होनी चाहिए। खैर, मैं आगे बढ़ता हूं। हरियाणा चुनाव हो रहे और अमेरिका में, और उधर हुड्डा शैलजा सुरजेवाला ने काम बिगाड़ दिया। वही श्री किरण जी लिख रहे हैं, नोटबंदी, वैक्सीन, पुलवामा, मणिपुर वगैरह वगैरह पर बीजेपी आरएसएस चुप है। किरण भाई, आपकी भी बात समझ नहीं क्या हुआ। लाइट चली गई, बिल्कुल चली गई थी। सभी भाइयों बहनों को नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। और आगे राहुल जी लिख रहे हैं, लोकसभा में पार्षद ने तो काम नहीं किया, इस बार पैसे, बर्तन और धर्म करेगा कि नहीं ये देखना है। बीजेपी चिंगारी जरूर है, पेट्रोल लोग भी छिड़कते रहते हैं। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। और विधि जी लिख रहे हैं, केजरीवाल सत्ता में आने के लिए देश की पॉलिटिक्स में मुफ्तखोरी की न्यू टर्म लेकर आए हैं, जो देश में बेरोजगारी और अपराध बढ़ा रही है, जबकि सरकार को रोजगार उपलब्ध करवाने चाहिए। क्षमा कीजिए विधि जी, यहां भी सोच में संतुलन की आवश्यकता है। मुफ्तखोरी और फ्रीबीज, इन शब्दों के मैं सीधे खिलाफ हूं। अगर बेरोजगार हैं युवक, तो उनको बेरोजगारी भत्ता देना मुफ्तखोरी नहीं है। जीने की बेसिक सुविधा के लायक सबको मिलना चाहिए। उसके अलावा वो मेहनत की बात आती है, बेसिक बात है। अब उदाहरण के लिए मुफ्तखोरी तो आपने कह दिया। आप समझिए, हम रहते हैं दिल्ली में, और दिल्ली में जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन क्या मैंने पैदा किया? तो उस पोल्यूशन के कारण जो मैं खांस रहा हूं आपके सामने लगातार, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कि मैं जाऊं एंटीबायोटिक्स ले लूं, बात खत्म? पूरी आबादी खांस रही है दिल्ली में, जबकि दिल्ली से मैं थोड़े दूर हूं, 15 किलोमीटर दूर हूं। उसके बाद ये हालात हैं। तो ये मुफ्तखोरी है, तो मुफ्त की बीमारी भी तो है, उसका कौन जवाब देगा? इस मुफ्तखोरी वर्ड से मुझे तो खास तौर से नफरत है, और फ्री बीज से भी नफरत है। लोक कल्याणकारी बातें प्रमुखता में होनी ही चाहिए, लेकिन लोक कल्याणकारी बातें सिर्फ वोट मांगने के लिए नहीं होना चाहिए। यहां मैं आपसे सहमत हूं। राजनीतिज्ञों का काम सिर्फ चुनाव के समय में फ्री बीज शब्द में वापस लेता हूं, पैसे बांटना नहीं होना चाहिए। उनका काम जरूर ऐसी व्यवस्था की ओर होना चाहिए जिससे कि वो अपने लिए धन अर्जित कर सके, इसका वातावरण दीजिए उनको। अब वो थोड़े बाजार बनाएंगे, बाजार बनाने के लिए सरकार प्रयास करे, सरकार को प्रयास करना चाहिए। उनको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होनी चाहिए, बाजार तक पहुंच होनी चाहिए, या बाजार उनके घर तक पहुंचे, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। ये आवश्यकता है। मैं आगे बढ़ता हूं। वी द पीपल लिख रहे हैं, पश्चिमी देशों में दिन में यह दोनों चाहे अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, लेकिन शाम को दोनों ही एक बार में बैठकर हंसते बात कर रहे होते हैं। अच्छा, ये किन दोनों की बात हो रही मैं नहीं समझ पाया, लेकिन आगे मैं देखूं। चंद्रभूषण जी लिख रहे हैं, कांग्रेस ने तो 70 सालों में भारत को बनाया, संवारा, लोगों का विकास किया, आपको सम्मान दिया और बराबरी का दर्जा दिया। इस देश का गुर्जन बांकर परवरिश किया। तो जो इससे पहले कांग्रेस ने तो 70 साल में जो नहीं किया। इससे पहले अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों ने क्या रेलवे नहीं दी? अंग्रेजों ने क्या दूसरी सुविधाएं, आप जो भी आज बहुत सारा स्थापत्य है उनका बना हुआ, दिल्ली तो उन्हीं की बनाई हुई है, बहुत कुछ दिया। लेकिन हमें गुलाम भी बनाए रखा। हमसे मेहनत करा करके, वो कहते हैं ना कि यहाँ स्पंज से हमारा पैसा सोख लेते थे और जाके टेम्स नदी में, गंगा से सोखते थे और टेम्स नदी में जाकर के छोड़ देते थे। ये अंग्रेज थे। लेकिन हमारे आजादी के बाद में सरकारें बदलती रही हैं, और सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी जाती है। सरकार ने, जनता ने देखा होगा, तभी किसी सरकार को रिपीट भी किया। आज भी कोई सरकार रिपीट हो रही है, तो अगर लोकतांत्रिक तरीका सही है तो जनता रिपीट कर रही है।
इस देश में जो बुनियादी चीजें हैं, कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, नवरत्न है, वो सारी चीजें कांग्रेस की देन है। लेकिन गरीब एक समय खाने के लिए 2 टाइम अनाज नहीं था इस देश में, पता है कि नहीं? लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था एक टाइम खाना मत खाइए, यही स्थिति थी। क्योंकि अमेरिका से जो हम आयात करते थे वो अनाज खाने लायक नहीं था, एक टाइम नहीं खाने का ये किया गया था। लेकिन इस देश में दूध की क्रांति, हरित क्रांति सब तो कांग्रेस के ही रिजिम में हुई और वैज्ञानिक प्रगति के साथ हुई। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने अपनी पार्टी की यहां से ला करके दे दिया, नहीं, एक इकोसिस्टम बनाया गया जिसके कारण हरित क्रांति हुई, जिसके कारण दुग्ध क्रांति हुई। आज आप दिवाली में दूध की आपूर्ति करने कभी कल्पना कर सकते थे कि दूध सबको मिल जाएगा? हमें याद है, हम अपनी छोटी उम्र में हमारे घर के पास में जमशेदपुर में एक फार्म हुआ करता था, डेयरी फार्म बोलते थे। दिवाली से कुछ दिन पहले हम लोग बाल्टी लेकर के या बर्तन लेकर के जाते थे और लंबी लंबी लाइन लगा करके कि दूध थोड़ा मिल जाए लेकर आते थे। और आते समय पत्थर में पैर लग जाता था, दूध के समेत गिर गए, मम्मी से डांट सुने सो अलग। ये भी हमने दिन देखे, ये भी दिन हमने देखे। लेकिन आज आपके घर में दूध मिलता है, तो ये दूध क्रांति हुई ना। लेकिन दिक्कत क्या है, समस्या समझिए। ऐसा नहीं कि देश डेवलप नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कि देश में संसाधन नहीं है, लेकिन संसाधनों का वितरण सही नहीं है। जो आमदनी देश में जो प्रोडक्शन हो रहा है ना, जीडीपी हो रही है, वो कह रहे कि जीएसटी की इतनी वसूली हुई। अरे जीएसटी की वसूली हुई तो गर्व मत करो, शर्म करो कि जीएसटी आपने इतना वसूला। जनता से टैक्स सीधे वसूले, वो सीधे आम गरीबों से भी चूसे गए पैसे हैं, करोड़ों लोगों से चूसे गए पैसे हैं। इनकम टैक्स और जीएसटी में यही सबसे बड़ा फर्क है कि जीएसटी आम गरीब से भी उसी अनुपात में चूसा जाता है जिस अनुपात में अंबानी अडानी से लिया जाता है। दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं भाई? अंबानी अडानी भी उतना ही टैक्स देगा जितना गरीब लोग टैक्स देंगे जीएसटी के तौर पर। ये व्यवस्था है। नतीजा ये है कि अमीर बहुत अमीर हो रहे हैं, जिसके पास पैसा है, अपराध पैसा है, छापा मार लीजिए, नोट ही नोट मिलते हैं, और जिसके पास नहीं है वो भूख से मरता है। दिक्कत यहां पर है। इसलिए पिछली सरकार के नाम पर जो आप तंज कस रहे हैं, वो तंज वापस लीजिए, ये हम कह रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अरविंद तिवारी जी, प्रेम सर दोबारा स्वागत करने की क्या जरूरत थी? अच्छा, क्या बात है। चलिए हम थोड़ी बढ़ते हैं। प्रतिक्रियाएं सब दिखा नहीं पाएंगे, बोलते समय दिखाते समय एक साथ संभव नहीं हो पाता है। विधि जी लिख रहे हैं, राहुल के पास देश चलाने का विजन है जो पीएम के पास कभी नहीं हो सकता। मैंने पीएम पोस्ट है विधि जी, पीएम नरेंद्र मोदी क्लियर हो, वरना पीएम तो आने वाले समय में भी होंगे और बीते समय में भी थे। और आगे विधि जी लिख रही हैं कि के जी चिंता मत कीजिए, केजरीवाल की एंट्री होने वाली है एमएच में। केजरीवाल जी पर हमला हुआ है, बहुत परेशान करने वाली बात है। अभी थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव जी का भी ट्वीट में देख रहा था, वो उस पर चिंता जता रहे थे अखिलेश यादव जी की केजरीवाल पर हमला होना ये अच्छी बात नहीं है, बहुत गलत बात है, गलत हमला हुआ है। सब लोग निंदा कर रहे हैं। बिल्कुल प्रचार करते समय, लोगों के घर जाते समय अगर हमले होने लगेंगे तो ये बहुत ही गलत बात है। राठौर जी लिख रहे हैं, नेता हम में से है या हम नेता से, इनको सोचना चाहिए। देश की आवाम किसी पार्टी की गुलाम नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है, किसी पार्टी की गुलाम नहीं है, किसी सरकार के गुलाम नहीं है। और इस सोच को सही करने की आवश्यकता है कि हमसे है जमाना। ये कम से कम राजनीतिक दल ना बोले, जनता को ये बोलने का जरूर अधिकार है। और आगे हम देखें तो विधि जी लिख रहे हैं, सर दिल्ली के जिन लोगों की सैलरी 50,000 पर मंथ है, क्या उन्हें भी बिजली और पानी मुफ्त देना चाहिए? देखिए, आप 50,000 का मानदंड रख रही हैं। हमारे देश में 8 लाख रुपए कमाने तक का व्यक्ति क्रीमी लेयर में नहीं आता है। 8 लाख से ज्यादा कमाएंगे तो वो क्रीमी लेयर है। 8 लाख का मतलब 12 सते कितना हो गया, 12 से भाग दिए, 12 सते 84, 70,000 से थोड़ा कम रुपया पड़ेगा।
उतने की बात कीजिए कि भाई उससे ज्यादा है तो क्रीमी लेयर मानिए, क्रीमी लेयर है तो फिर उसको बिजली क्यों है, तब सवाल उठता है। बहरहाल हमने आपके सवाल को उस विडंबना से जोड़ा है और कुछ नहीं। लेकिन फ्री बिजली क्या है? फ्री बिजली का एक लिमिटेशन है 300 यूनिट या 200 यूनिट तक। उसके बाद इस बात तो इतना बम्पर चार्ज लगता है कि लोग पछताते हैं कि 1 यूनिट ज्यादा क्यों उठ गया। इस तरीके से ये चल रही है और मैं लौटता हूं, थोड़ा प्रतिक्रियाओं में ज्यादा बह गया हूं, अभी दिखा नहीं पाऊंगा, मैं सबसे क्षमा मांगता हूं। लेकिन इस विषय पर लौटना बहुत जरूरी है। डरो मत, राहुल अभी जिंदा है। और हाँ, मैं थोड़ी देर में, मुझे तो चिंता हो रही कि इस बीच में सूची भी आ गई होगी, जैसा कि दावा कर रहे थे कि सूची आने वाली है। मैं उस ब्रेकिंग न्यूज को फिर से दिखाता हूं कि सीईसी की बैठक के बाद कांग्रेस का ऐलान हुआ है कि महाविकास आघाड़ी एक होकर लड़ेगी। कांग्रेस की दूसरी सूची थोड़ी देर में आएगी, ऐसा कहा गया है। और इसके अलावा कांग्रेस की तीसरी सूची भी आएगी, उसका भी इंतजार कीजिएगा शनिवार को। और महाविकास आघाड़ी के नेता ऑनलाइन मशवरा करेंगे अभी से लेकर कल तक। और फिर ये बात कांग्रेस कह रही है, हालांकि खबर ये भी आ रही है कि एनडीटीवी की जो खबर थी कि राहुल गांधी बहुत नाराज हुए हैं इस बात पर कि मीटिंग में, सीईसी की मीटिंग में, कि विदर्भ जैसे इलाकों की सीटें शिवसेना को क्यों दे दी गई और वो मीटिंग छोड़कर भी चले गए। हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन एनडीटीवी में ये खबर चली है, उसके हवाले से मैं ये बात आपको कह रहा हूं। फिर भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दिखलाई थी उसका हिस्सा, उससे पता चलता है कि चीजें ठीक ठाक रही है, ये भी बात है। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि सूची आए, मगर अभी तक सूची मुझे दिखाई नहीं पड़ी है। आईएनसी मैं अपने पास भी देख रहा हूं कि किसी ने मुझे भेजा तो नहीं है। तो अगर सूची आएगी तो निश्चित रूप से सामने आएगी और हम उसको आपको दिखाएं। अभी तक सूची आई हुई नहीं दिख रही है। तो जैसे भी सूची आएगी तो जितना इंपॉर्टेंस होगा उसके हिसाब से हम आपको सूचित करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने जो पहल शुरू की है, राहुल गांधी हर तबके के साथ मिले। आज वो अगर नाई से मिल रहे हैं, आज वो अगर कुम्हार से मिल रहे हैं, तो इससे पहले भी वो मोची से भी मिल चुके हैं, वो खिलाड़ी से भी मिल चुके हैं, वो ट्रक ड्राइवर से भी मिल चुके हैं, वो कुलियों से भी मिल चुके हैं, वो कैब ड्राइवर से भी मिल चुके हैं, वो ऑटो ड्राइवर से भी मिल चुके हैं, वो आपके घर सामान पहुंचाने वाले डिलीवरी बॉय से भी मिल चुके हैं, वो किसानों से भी मिल चुके हैं। ये हर तबके से उन्होंने मुलाकात करके एक तरह से जो श्रमिक वर्ग है, जो श्रम करने वाला वर्ग है, उसकी जो बुरी अवस्था देश में है और जिसको ठीक किए बगैर देश आगे नहीं बढ़ सकता। जीडीपी का ग्रोथ जो है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर अगर जीडीपी नहीं बनेगी, केवल कुछ लोगों की प्रगति के आधार पर अगर जीडीपी रहेगी, तो वो जीडीपी देश के आम लोगों की किसी काम की नहीं है। तो जीडीपी तो बहुत देश का बढ़ सकता है जी, आपकी टैक्स वसूली भी खूब हो सकती है, इसका मतलब वो समृद्धि का सूचक नहीं है। समृद्धि का सूचक होगा जब हमारे देश के प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, और प्रति व्यक्ति आय एवरेज में बढ़ जाए वो हो सकता है। लेकिन हमको ये देखना है कि नीचे से जो आबादी है उसकी आमदनी में क्या फर्क आया है। आप कम से कम आबादी को 3 हिस्सों में बांट दीजिए। एकदम सबसे कम आबादी, वो पिछले 5 साल में क्या बढ़ने वाली है या पिछले 5 साल में क्या बढ़ी है, उससे बीच वाली आबादी जिसके पास धन के ख्याल से कह रहा हूं, और उसके बाद सबसे ऊपर वाली आबादी। तो सबसे ऊपर वाले जो हैं, जिनके पास पैसा है, बहुत पैसा है, और सबसे नीचे वाले हैं उनके हाथ से जो भी पैसे थे, जो आमदनी का जरिया था, वो छिनता जा रहा है। ये चिंता का विषय, और इसका जो कारण है वो श्रमिक वर्ग जो इंडस्ट्रियल नहीं है, नॉन इंडस्ट्रियल श्रमिक वर्ग जो है, वो जो अपने हुनर से अपना काम करते हैं, वो वर्ग उपेक्षित है। उस वर्ग को कैसे, और उनके काम जातीय आधार पर भी चिन्हित किए जाते रहे हैं। जैसे कुम्हार जो है मिट्टी का काम करता है, उसी तरीके से हजाम जो है, हजाम का काम करने वाले जो नाई समुदाय है उससे आते हैं।
इस तरीके से काम जो बटा है जातीय आधार पर भी बटा, आज तक वो चल रहा है, पूरा समाज उसी काम से जुड़ा हुआ रहता है। ये बहुत कम लोग हैं जो पढ़ लिख करके उससे बाहर निकलते हैं और इंडस्ट्रियल में जाते हैं, सॉफ्टवेयर में जाते हैं, सरकारी नौकरियों में जाते हैं, उसकी अपॉर्चुनिटी उनको बहुत कम मिलती है। तो इन बातों को राहुल गांधी पकड़ रहे हैं और एहसास करा रहे हैं कि ये मत समझिए कि आपको कोई देखने वाला नहीं है, ये सरकार भले न देख रही हो, लेकिन राहुल अभी जिंदा है, डरो मत, घबराओ मत, राहुल अभी जिंदा है। ये मैसेज लेकर के बार बार राहुल गांधी आ रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। और इसमें जो सियासत है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि राहुल गांधी तो राजनीति के लिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई क्यों अब दिल्ली में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में चुनाव आने वाला है। इससे पहले महाराष्ट्र क्यों जा रहे थे, महाराष्ट्र में चुनाव आने वाला था। इससे पहले हरियाणा में क्यों थे, हरियाणा में चुनाव था। तो ये बातें हैं, मगर यहां पर हमको पैरेलली सोचने की जरूरत है कि चुनाव के ही वक्त सही, मगर चुनाव वाले राज्यों में जहां जाना ऐसे भी कंपल्सन होता है, नेताओं के लिए अपनी पार्टी की जरूरत के लिए जाना होता है। वहां पर अगर सियासत को जन सरोकार के मुद्दे से जोड़ना संभव हो रहा है, एक व्यक्ति अगर ऐसा कर रहा है, कर पा रहा है, तो ये इसको हम बहुत मानते हैं। हम तो चाहते हैं कि सारे राजनीतिक दल ऐसे ही जन सरोकार के मुद्दे से जुड़ करके आए, जनता के बीच जाएं, भले चुनाव का समय हो, और चुनाव का समय ना हो तो ये और अच्छी बात है। चुनाव के समय आप में स्पर्धा हो, विभिन्न राजनीतिक दलों में आम लोगों के बीच जाने, मेहनतकश लोगों को समझने, उनकी गरज को समझने, उनकी जरूरत को समझने, इसमें एक स्पर्धा हो राजनीतिक दल में। राहुल गांधी जा रहे तो नरेंद्र मोदी जी भी जाए ना, अमित शाह भी चले जाएं, जेपी नड्डा भी चले जाएं, कौन रोका है? आप भी जाइए लोगों के बीच में। तब जो आप में कंपटीशन होगा तो आपको जनता से वादे भी करने पड़ेंगे। जिनके पास आप जाएंगे उनको, आपकी उनकी भावनाओं को, जब आप उनके आंसुओं को देखेंगे और प्रतिक्रिया में जब आपके आंसू बहेंगे तो आपका दिल उनके लिए काम करने को तड़पेगा, और जब दिल तड़पेगा तब आप निश्चित रूप से उनके लिए काम करेंगे। ये होती है प्रतिक्रिया। आंसू हमेशा परिणाम देती है। हम आंसू को देख के हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्यों? आंसू एक परिस्थिति को बयां करती है, और उस परिस्थिति को जब हम समझ लेते हैं तो वो आंसू हमारी आंखों में आ जाती है। ये आंसू नेताओं की आंखों में आनी चाहिए, जो कामगार के आंखों में आ रहे हैं। और ये स्पर्धा जब होगी तो चुनाव के बाद भी स्पर्धा करेंगे लोग, करना पड़ेगा। हम इसलिए खुश होते हैं, इस किस्म की राजनीति से कोई करता नहीं दिख रहा है, तो हम राहुल गांधी की प्रशंसा लेकर आ जाते हैं। आप हमें राहुल गांधी का फैन कह लीजिए, प्रशंसक कह लीजिए, वो आपकी सुविधा है। जैसे मैं अपने हिसाब से देखूंगा, नहीं हो रहा है तो हम राहुल गांधी की आलोचना लेकर के भी आ सकते हैं, लेकिन जबरन आलोचना का मुझे अभी कोई मौका नहीं दिखता। तो इस तरीके से हम देखें, राहुल गांधी ने समाज को झकझोरा है, विद्वानों को झकझोरा है, समाज के पढ़े लिखे तबके को झकझोरा है, और कि सोचिए, उस मुद्दे पर सोचिए जिस पर कोई नहीं सोच रहा है, और जिस पर कोई नहीं सोच रहा हो उस पर सोचना ही एक नवाचार होता है, प्रयोगधर्मिता होती है। और इस प्रयोगधर्मिता पर राहुल गांधी डटे हुए हैं। ये बहुत सकारात्मक बात है। राजनीति इसी तरीके से आगे बढ़नी चाहिए। तो आज की चर्चा को हम विराम देने के लिए आपसे अनुमति भी चाहेंगे, और आपसे आग्रह करेंगे, नियमित आग्रह, कि आप अपने YouTube चैनल प्रणाम इंडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए, और इस चर्चा को गुणवत्तापूर्ण बनाने में अपना जो सार्थक संवाद, वक्तव्य, हस्तक्षेप शब्दों के रूप में जो आप करते हैं वो करते रहिए। वो शब्द हम देखते हैं, दिखाते हैं, कम से कम आप आपस में जुड़ते हैं, वो भी एक बड़ी बात होती है। और उनमें से किसी टिप्पणी पर हम चर्चा भी कर लेते हैं, यह भी महत्वपूर्ण होता है। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ।